दोस्तों, इंसान कहता है कि मेरे पास यदि पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि अरे इंसान, कुछ कर तो सही कि मैं तेरे पास आऊं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं उपस्थित हुआ हूं धनु राशि के लिए मार्च महीने का संपूर्ण मासिक भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। धनु राशि यानी कि अग्नि तत्व राशि। अग्नि तत्व राशि होने के कारण आप सभी धनु राशि के जातक बड़े स्वतंत्र माइंड फ्रेम के, लेकिन मानसिक रूप से बड़े शक्तिशाली होते हैं और स्वतंत्र विचारधारा रखते हैं। वहीं देवों के गुरु देवगुरु बृहस्पति देव की राशि होने के कारण आप सभी धनु राशि के जातक धार्मिक प्रवृत्ति के, दार्शनिक, आशावादी, भरोसेमंद और सौभाग्यशाली होते हैं। वहीं आपका व्यक्तित्व काफी सरल और देखने में आकर्षक होता है। वहीं आप बड़े स्वाभाविक होते हैं और हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। लेकिन व्यक्ति चाहे जितना भी ईमानदार हो, सरल हो, स्वाभाविक हो, आशावादी हो, शक्तिशाली हो, लेकिन बुरे वक्त के सामने कहीं ना कहीं अपने हौसले को वो कायम नहीं रख पाता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी अभी पिछले ही वर्ष आप कर्म फलदाता शनि देव की 7.5 से मुक्त हुए हैं। और ये जो पीरियड है 2023 से 24 का, ये उस एक जबरदस्त आंधी के बाद अपने आप को रिक्रिएट करने वाला समय है। कहते हैं ना दोस्तों, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। लेकिन 2024 के इस मार्च के महीने में होने वाले सकारात्मक गोचर आपको अपने आप को फिर से रिक्रिएट करके एक बहुत ही सकारात्मक स्थिति तक लेकर आने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाली है। मानता हूं 7.5 के दौरान बहुत सारी तकलीफें आई, फाइनेंशियल, इमोशनल, हद से ज्यादा आपने तकलीफों में अपने 7.5 वर्ष गुजारे। अगर उसे सीधा मैं सिंप्लीफाई करके एक वर्ड में बोलूं तो पिछले 7.5 वर्ष में आपने काफी संघर्ष देखे हैं। लेकिन 2024 चूंकि शनिदेव का वर्ष है और ये मार्च के महीने में कुछ ऐसे बदलाव होने हैं जो कि आपके रिकवरी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आपको अपनी तकलीफों को बताना है कि आपका हौसला कितना बड़ा है और आप अपने आप को फिर से किस तरीके से रिक्रिएट कर सकते हैं। गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर फिर से ना उठ पाना यह बहुत बुरी बात है। आइए सर्वप्रथम बात करते हैं मार्च महीने के ट्रांजिट यानी कि गोचर की, ग्रहों के करंट पोजीशन की। तो सबसे पहले बुरे वक्त से अच्छे वक्त में आपको ट्रांसफॉर्म करते हुए आपके राशि के स्वामी, प्रथम भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव आत्मिक सुखों के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का गोचर अभी आपके पंचम त्रिकोण में है। जब देवगुरु बृहस्पति पंचम त्रिकोण में होते हैं तो चूंकि पंचम त्रिकोण खुद ही एक नया आरंभ है, वहीं पंचम भाव से ही एक नए जीवन का प्रारंभ होता है। माता का गर्भ बोला गया है, मंत्रों की शक्ति का भाव बोला गया है, जहां से एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत आपकी जीवन को पूरी तरीके से सकारात्मक कर देता है। दोस्तों, वहीं यह आपके पूर्व जन्म के कर्मों का संग्रहित भाग्य है।
आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के अनुसार आपको संतान, शिक्षा और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जिसके कारण आप इस जीवन में सारे सुखों को भोग पाते हैं। उसी पंचम त्रिकोण में देवगुरु बृहस्पति का संचरण अभी आपके लाभेश यानी कि शुक्र देव के नक्षत्र भरणी में हो रहा है। मार्च में देवगुरु बृहस्पति का सफर 17 डिग्री से 22 डिग्री तक रहने वाला है आपके पंचम भाव में, और पंचम भाव से उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से तीनों त्रिकोण, पहला भाव देवगुरु की 9वीं दृष्टि से पंचम भाव में वो स्वयं उपस्थित हैं, और 5वीं दृष्टि से नवम यानी कि आपके भाग्य के भाव को दृष्ट कर रहे हैं, और सीधी 7वीं दृष्टि से आपके लाभ के भाव को, आपके सम्मान के भाव को देख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति ने शनिदेव की 7.5 के दौरान जितनी भी क्षति आपकी हुई थी उसकी भरपाई करने के लिए, आपके जीवन को पुनः एक स्थायित्व देने के लिए देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद संपूर्ण रूप से तीनों त्रिकोणों पे और आपके लाभ के भाव पर बना हुआ है। शनिदेव 7.5 के बाद आपके दूसरे भाव से निकलते हुए आपके तीसरे भाव में, लेकिन अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, आपके मानसिकता के भाव में, पराक्रम के भाव में बिल्कुल स्थिर होकर विराजमान है। फिलहाल 18 मार्च तक अस्त रहेंगे, क्योंकि सूर्यदेव उनकी नजदीकी डिग्रियों पर है, और 18 मार्च को पुनः वो उदित होकर मार्गी रूप से चलायमान रहेंगे। वहीं राहु आपके जन्म चंद्रमा से चतुर्थ भाव में आपको हर तरह के भौतिक सुख संपदाओं को देने का वचन देते हैं, घर, गाड़ी, बंगला इत्यादि। वहीं केतु आपके दशम भाव में विराजमान होते हुए आपको आपके करियर, आजीविका को एक नई ऊंचाई देने का वचन दे रहे हैं। दोस्तों, वही 7 मार्च को 2 छोटे छोटे अवधि के गोचर होने हैं, लेकिन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है और प्रभावशाली भी। आपके 7वें भाव यानी कि बिजनेस, व्यापार के भाव, पार्टनर के भाव, जीवन साथी के भाव के स्वामी होते हुए, आजीविका और करियर यानी कि दशम भाव के स्वामी होते हुए अभी बुध का गोचर आपके तीसरे भाव में, आपके मानसिकता के भाव में बुध आदित्य योग बनाते हुए 7 मार्च तक जन्म चंद्रमा से तीसरे भाव में, और 7 मार्च को वहां से राशि परिवर्तन करते हुए चतुर्थ भाव में होगा। वहां बुध देव की युति होगी राहु के साथ, और बुध देव सीधी 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि कन्या को देंगे, जिससे आपका वर्क प्लेस, करियर एक अलग ही मजबूती को लेकर आएगा, क्योंकि विदेश के कारक ग्रह राहु देव उनके साथ युति करेंगे, तो विदेशी लाभ को दिखाते हुए, विदेशी भूमि में अपने आवास, अपनी गतिविधियों को बनाते हुए कई अवसरों को दिखाता हुआ बुध का यह गोचर, इसके बारे में मैं विस्तार से भी चर्चा करूंगा। वहीं 7 मार्च को ही आपके लाभ के स्वामी, आपके लाभेश यानी कि शुक्र देव का गोचर होगा, जो अभी मंगल देव के साथ आपके धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। एक धन योग पहले से ही निर्मित है, लेकिन उससे भी जबरदस्त बात यह होगी कि परफेक्शन के कारक ग्रह जब तीसरे भाव में अपने परम प्रिय मित्र शनिदेव की राशि में आएंगे, तो आपके विचारों में एक अलग ही तरीके का एक परफेक्शन दिखेगा। दोस्तों, वही 7 मार्च को ही आपके लाभ के भाव के स्वामी यानी लाभेश शुक्र देव, जो अभी तो धन के भाव में ही गोचर कर रहे हैं, धन का भाव यानी कि नंबर 2, लाभ का भाव यानी कि नंबर 11, तो 2 + 11 का धन योग तो 7 मार्च के पहले भी बना हुआ है। चूंकि दोस्तों आपके 2nd हाउस में भी शनिदेव की राशि बनती है और शुक्र देव का गोचर वहां पर धनयोग बनाते हुए है, तो चूंकि शनिदेव
शुक्रदेव के परम मित्र हैं, तो ये धनयोग आपको ये कह रहा है कि आप या तो बिजनेसमैन है, या तो जॉब में है, या किसी भी आजीविका में है, तो धन का प्रवाह लगातार 7 मार्च के पहले तो बना ही रहेगा, लेकिन 7 मार्च को इस स्थिति का परिवर्तन करते हुए शुक्रदेव आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि शनिदेव की ही दूसरी राशि यानी कि कुंभ मूल त्रिकोण राशि में, और शनिदेव वहीं पे विराजमान है। शनिदेव और शुक्रदेव की युति होगी। तीसरा भाव आपकी मानसिकता का होता है, जो आप सोच रहे हैं उस विचारों को एक धरातल देने का होता है, यानी कि पराक्रम का होता है। दिन भर में हजारों लाखों विचार आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन उसमें से आप कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं? 2 से 3% भी नहीं। तो वो विचार एक परफेक्शन के साथ आपको जीवन में गति देने के लिए धरातल पर आए। विचार एक बीज की तरह है। जब आप उस बीज को अनेकों रूप के कैलकुलेशन से जब अंकुरित करते हैं और शनि यानी कि कर्म रूपी धरातल देते हैं, फिर आप जब मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, तो वो एक विशाल पेड़ बनकर पूरी जिंदगी आपको फल, छाया, सब कुछ प्रदान करता है। देवगुरु बृहस्पति पहले ही पंचम त्रिकोण में बैठकर 9वीं दृष्टि से आपको संपूर्ण आशीर्वाद दे रहे हैं। शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में तीसरे भाव में स्वयं अपने ही घर में बैठे हैं, तो आपके विचारों में बड़ी मजबूती है। करना क्या होगा? हमारे मन में कहीं ना कहीं एक संदेह होता है, एक डर होता है, कहीं हमारे द्वारा किया गया प्रयास फिर से कहीं हमें कोई नुकसान ना दे। दोस्तों, जब एक बलशाली हाथी के बच्चे का जन्म होता है, तो महावत उसके पैरों में एक लोहे की जंजीर बांधकर उसे रखता है। बचपन में वो हाथी का बच्चा उस जंजीर से आजाद होने के लिए सैकड़ों प्रयास करता है, बड़े झटके देता है, लेकिन चूंकि वो जंजीर मोटी थी, लोहे की, वो तोड़ नहीं पाता। उसके पैर जख्मी हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और उसे लगता है कि मेरे पैरों में जो जंजीर बंधी है उसे मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। अब वो हाथी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है। अब महावत उसे लोहे की जंजीर की जगह उसे एक रस्सी से बांध कर रखता है, जिसे वो हाथी चाहे तो एक झटके में तोड़कर आजाद हो सकता है, लेकिन वो अपने पैरों को बिल्कुल नहीं हिलाता, झटके मारने की कोशिश नहीं करता, आजाद होने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके माइंड में ये चीज बिल्कुल अंकित हो चुकी है कि मेरे पैरों में जो चीज बंधी है वो तोड़ी नहीं जा सकती। वैसे ही दोस्तों, शनि के पिछले 7.5 वर्ष की 7.5 के दौरान आपने अनेकों प्रयास किए, बारंबार प्रयास किए, लेकिन आपके प्रयासों को वो सफलता नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। तो आपको भी लगता है कि नहीं, मैंने बड़ा लॉस किया, मैंने इतने डिसीजन लिए, मैंने इतने काम किए, मुझसे नहीं हो पाया, तो अब भी नहीं हो पाएगा। यह आपकी गलत सोच है। ये मार्च के गोचर आपको तभी लाभ दे पाएंगे जब आप अपनी मानसिकता को बदलेंगे कि नहीं, आप अपने बुरे वक्त की जंजीर को तोड़ सकते हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता, उसका वक्त कमजोर होता है। वहीं मार्च के अगले गोचर के रूप में 14 मार्च को मीन संक्रांति के दिन आपके भाग्य के स्वामी सूर्यदेव, जो कि मार्च के पहले 14 दिन आपके तीसरे भाव में शनिदेव के साथ रहने वाले हैं, उसके बाद 14 मार्च को मीन संक्रांति के दिन मीन राशि में यानी कि आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो पहले 14 दिन गोचर के विज्ञान के अनुसार जन्म चंद्रमा से तीसरे भाव में
सूर्यदेव का गोचर बहुत ही अच्छा माना गया है। आप किसी भी तरीके का रिस्क ले सकते हैं, विचारों में मजबूती रहती है, प्रबलता रहती है, आत्मविश्वास जबरदस्त रहता है। कई बड़ी योजनाएं जो पहले से आपने बनाकर रखी है उसको करने का एक अच्छा वक्त, लेकिन थोड़ी सावधानी आपको 14 मार्च के पहले रखना आवश्यक होगा। देखिए, चूंकि शनिदेव की राशि में सूर्यदेव है और सूर्यदेव और शनिदेव भले ही पिता और पुत्र है, लेकिन उनकी दुश्मनी भी आपको पता ही है। जब शनिदेव और सूर्यदेव एक ही राशि में होते हैं तो पितृदोष की संज्ञा दी गई है। धनु राशि के वो जातक जिनकी जन्म पत्रिका में भी पितृदोष है, उन्हें यहां सावधानी की आवश्यकता होगी। क्योंकि अब धनु राशि के धनेश यानी कि दूसरे भाव के स्वामी, लिक्विडिटी के स्वामी शनिदेव होते हैं। वो 14 के पहले अस्त भी रहेंगे और पितृदोष में भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके संचित धन का खर्च होने की प्रबल संभावना है, यानी कि आपके खर्चों में थोड़ी अधिकता रहेगी, तो वहां नियंत्रण रखें। और यदि आपकी पत्रिका में भी पितृदोष है तो थोड़ी सी भाग्य में कमी महसूस करेंगे। 14 मार्च के बाद जब सूर्यदेव आप धनु राशि के जन्म चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, वहां राहु के साथ युति हो जाएगी और बन जाएगा ग्रहण दोष। इस दौरान जिन जातक की कुंडली में सूर्य राहु या सूर्य केतु जनित ग्रहण दोष है, अपने पिता के सेहत का ध्यान रखें। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में भी हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है, उसका ध्यान रखना होगा। आपके खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है ऑफिस में, जिसमें आपके ऊपर कुछ न कुछ क्वेश्चन मार्क लगाए जा सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। यदि आप बिजनेस में भी हैं तो आपके द्वारा कोई भी किए गए इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग से रिलेटेड, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके संबंध हैं तो वहां आपको सावधानी रखनी होगी। लेकिन ठीक उसके विपरीत कुछ ऐसे लोग जो पावरफुल पोस्ट पे हैं, आईएएस आईपीएस है, राजनेता है, सेलिब्रिटी हैं, बहुत ही हाईएस्ट पावर वाली स्थिति में है, तो वैसे लोगों को एक जबरदस्त लाभ की अनुभूति कराता हुआ राहु और सूर्य का ये गोचर। सावधानी सिर्फ यही रखनी है कि आपकी जन्म पत्रिका में वो दोष ना हो, और यदि जन्म पत्रिका में दोष हो तो शीघ्र अतिशीघ्र उसे दूर करने का प्रयास करें। गोचर में बनने वाले इस पितृदोष और ग्रहण दोष से बचने के लिए, किसी भी तरह के सरकारी कार्यों में आने वाले विघ्न से बचने के लिए, मानहानि से बचने के लिए, पिता के स्वास्थ्य में कोई तकलीफ ना आए उससे बचने के लिए, साथ ही जिनकी जन्म पत्रिका में भी ये दोष है तो आपके पूर्व जन्म के कर्मों की निवृत्ति आपके किसी दुख के रूप में ना हो, उससे बचने के लिए पहला कार्य तो यह है कि सूर्य को बल दें, क्योंकि वो पीड़ित हैं और पीड़ित होंगे तभी आपको पीड़ा होगी। लेकिन आप इसे जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ रिचुअल्स बनाए हैं। पितृदोष और ग्रहण दोष की पूजा के लिए बिल्कुल कुछ शास्त्रोक्त रिचुअल नियम बनाए गए हैं। आपको अपनी पत्रिका की जांच किसी विद्वान ज्योतिषी के द्वारा अवश्य करवानी चाहिए और उस ग्रहण दोष या पितृदोष की गंभीरता का पता लगाना चाहिए कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों का जो आवेग है, जिसकी निवृत्ति होनी है, वो कितनी तीव्र है, वो आपके ऊपर कितना बड़ा आघात कर सकती है या छोटा आघात कर सकती है। और दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसका सर्वोत्तम उपाय तो यह है कि पूजा पाठ तो करवाना सिर्फ एक जरिया है अपनी क्षमा प्रार्थना को प्रभु के चरणों तक पहुंचाने का। प्रभु ने आपके पत्रिका में वो दोष इसलिए बनाए कि आपको यह रियलाइज हो कि कुछ गलती हुई है, और मुक्ति तभी मिलेगी जब आप क्षमा मांगते हैं प्रभु से। देखिए, अगर मैंने
किसी के साथ कोई गलती की, अपमान किया, अपशब्द बोले, तभी मैं सॉरी बोलूंगा, है ना लॉजिक। लेकिन जब मैंने गलती की ही नहीं तो सॉरी क्यों बोलूंगा? भाई, आपको कोई भी कष्ट की अनुभूति हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं इतना परिश्रम कर रहा हूं, मुझसे कम पढ़े लिखे मुझसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ज्यादा सुखी हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कर्म आपका रास्ता रोक रही है और कोई नहीं, आप ही के कर्म आपका रास्ता रोक रहे हैं। कैसे मिलेगी छुट्टी? ईश्वर से बारंबार माफी मांग। हर मंदिर, हर पूजा, हर रिचुअल के दौरान बारंबार माफी मांगे कि हे प्रभु, जाने अनजाने इस जन्म, पूर्व जन्म जो भी अपराध हुआ हो, जिसका मुझे ज्ञान है या ना हो, आप तो अंतर्यामी है, परमात्मा है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इस जन्म के लिए क्षमा कर दो। जब आप बारंबार क्षमा प्रार्थना करेंगे, दिल से जुड़ेंगे परमात्मा के साथ, सोल से, सिर्फ शरीर से नहीं, तब मिलेगा प्रभु का आशीर्वाद। ग्रहण दोष हो या पितृदोष हो, उसका एक ही उपाय है, बारंबार ईश्वर से माफी मांगना और ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड का रखना कि आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से हूं। लेकिन आज के समय लोगों का सिर घमंड से झुकने को तैयार नहीं। जिस परमपिता परमेश्वर ने हमें सांसें दी है, अगले दिन अगर सुबह हम उठते हैं और देखते हैं कि हम जीवित हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे एक और दिन दिया? ग्रेटिट्यूड। जब आप ओम जय जगदीश हरे की आरती गाते हो तो उसमें एक लाइन है ना, तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। प्रभु, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है। ये क्या है? ग्रेटिट्यूड। ईश्वर को बस यही चाहिए कि ये सोल मुझसे कनेक्ट हो गई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने अपने आप को परिवर्तित कर लिया, अंदर से अपनी नीयत को बदल लिया, अपनी सोच को बदल लिया, इस तरह के कोई दोष आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आप अगर इस ग्रहण दोष को एक नया आयाम देना चाहते हो, अध्यात्म से जुड़ते जाते हो, तो यही राहु और यही केतु अंततः आपको बुलंदियों के शिखर तक पहुंचा देंगे। लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, नियत का परिवर्तन, मनसा वाचा कर्मणा कोई एरर नहीं होना चाहिए। वही मार्च के अंतिम गोचर के रूप में आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र मंगल देव, जो अभी धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम त्रिकोण के स्वामी है, एक धन योग में है, 15 मार्च के पहले धन योग में है, और उसके बाद वो तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। फिर से शुक्र मंगल की युति होगी, और सेकेंड हाउस में भी 7 मार्च के पहले शुक्र मंगल की युति थी। तो जब जब शुक्र और मंगल की युति होती है, तो मंगल यानी कि मानसिक ऊर्जा, शुक्र यानी कि प्राण शक्ति, प्यार, वैवाहिक जीवन की मधुरता, अतरंगता। शुक्र मंगल की युति से जहां आपके अंदर जोश और जुनून बढ़ता है, वहीं शास्त्रों के अनुसार यह युति आपके काम वासना में वृद्धि भी करती है। लेकिन ये आपके जिद और जुनून में एक अलग ही जोश भर देता है कि आपको कोई भी चीज अगर आपको पानी है तो हर हाल में आपको पाक कर ही रहना है, एक ऐसी जिद देता है। तो आप
यदि पहले से प्रेम संबंध में थे, उसे शादी में कन्वर्ट करना चाहते थे, यहां आपकी जिद काम आ जाएगी क्योंकि बृहस्पति देव अभी पंचम भाव में है। कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि शादी विवाह प्रेम सबको एक सकारात्मक जो मूव देते हैं वो देवगुरु बृहस्पति देते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आप धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में मार्च बढ़िया रहने वाला है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में है। वहीं चूंकि लाभ के भाव को दृष्ट कर रहे हैं और लाभ के भाव के स्वामी पहले भी धन योग में और बाद में आपके तीसरे भाव में मानसिक भाव में संचरण करेंगे, कई धन योग बनाएंगे, तो खोई हुई मान प्रतिष्ठा पाने के योगायोग और अपने करियर को कई नई दिशा और नया आयाम देने के कई अवसर को दिखाता हुआ मार्च का ये गोचर। वहीं पारिवारिक जीवन और प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए शुक्र मंगल की युति के कारण मार्च का महीना एक शुभ वरदान साबित होता हुआ पूरे मार्च के महीने में प्यार में खोए रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। दोस्तों, वहीं देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में है तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं या अभी कोई भी आप एग्जामिनेशन या कंपटीशन फेस कर रहे हैं तो एक अच्छा समय मार्च आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स को आपके लिए लेकर आता हुआ। वहीं उन धनु राशि के जातकों के लिए जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक थे, सिर्फ मार्च ही नहीं पूरा अप्रैल अंत तक बहुत ही बढ़िया फेवरेबल कंडीशंस को बनाता हुआ। तो यदि आप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सर्वोत्तम समय को दिखाता हुआ बृहस्पति देव का पंचम भाव का संचरण। वहीं धनु राशि के सारे जातक करियर फ्रंट पे मार्च के महीने में अच्छा करेंगे। बिजनेसमैन को जबरदस्त लाभ की अनुभूति होगी, कई तरह से धन लाभ के योगायोग बनेंगे, धन का प्रवाह प्रबल रूप से बना रहेगा। दोस्तों, सिर्फ सावधानी के तौर पर मार्च के महीने में आपको कोई भी निर्णय जोश में आकर लेने से बचना चाहिए क्योंकि राहु और बुध एक साथ हैं। वो आपके विचारों को जोश देंगे, इंपल्सिव डिसीजन लेने पे मजबूर करेंगे, लेकिन आपको सोच विचार कर कार्य करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर्टी लेना है या कोई भी चीजें परचेज करनी है। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना सर्वोत्तम साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। यदि आप पहली बार मेरे चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।